ये स्टूडेंट, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। तो धुरीना के स्कूल शिक्षा ऐप पर, और जिसके अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास की ज्योग्राफी। और उस ज्योग्राफी में वही बातें, चैप्टर जो चल रहा है वो सेकंड चैप्टर था, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का प्रमुख जनजातियां, जिसमें एक हो चुकी है हमारी एस्किमो, एक बुशमैन, एक भील, और एक आज अंतिम रहती है हमारी, वो है जनजाति, तो वो है हमारे पास गौड़। अब ये लास्ट है इस चैप्टर के अंतर्गत, तो ध्यान रखें भी, इससे पहले की जो 3 थी उनको आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है। इनसे बनने वाले जो क्वेश्चन थे वो उसकी सारी की सारी थ्योरी में से ही होते हैं। किसी भी प्रकार से कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप तैयार रहने चाहिए उनके आंसर देने के लिए। आज हम चर्चा करते हैं गौड़ पर। अब ये जो गौड़ जनजाति है, इस गौड़ जनजाति की विशेषताएं, तो इस गौड़ जनजाति का संबंध है, तो एक शब्द है खोंडा, कि गौड़ जनजाति की अगर बात की जाए तो इस गौड़ जनजाति का संबंध है तो वो है खोंडा से। और जो खोंडा होता है, उस खोंडा का अर्थ होता है पहाड़ी, यानी ये जो जनजाति होगी वो मूल रूप से पहाड़ी क्षेत्र विशेषों में निवास करेगी। अब इसके अगर बारे में हम चर्चा करते हैं तो ये क्या है, विश्व भर में सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। विश्व भर में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, इसको माना जाता है, इनको गौड़ को। तो यहाँ पर गौड़ है, उस गौड़ शब्द का संबंध है तो हमारे पास खोंडा से, और खोंडा का संबंध होता है या अर्थ होता है तो पहाड़ी, यानी ये जो गौड़ जनजाति है वो मूल रूप से पहाड़ी क्षेत्रों पर निवास करती है। और इस गौड़ जनजाति को माना जाता है विश्व भर में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, और इसी गौड़ को ही हम कहते हैं, तो यही है, इसे ही कहा जाता है कोल अथवा कोयेटुर, कि इसे कोल या कोयेटुर भी कहा जाता है। यानी ये इसी के ही दूसरे नाम हो गए। तो ये अभी हमारे पास 3 ही बातें हैं। इसका संबंध है खोंडा से, खोंडा का अर्थ होता है पहाड़ी भाग, यह विश्व में सबसे बड़ा जनजातीय समूह माना जाता है, और इसे ही कहा जाता है कोल अथवा कोयेटुर भी इसे कहते हैं। अब देखें इसकी आगे की विशेषताएं, कि ये जो जनजाति है, इस जनजाति के निवास, कि इसका अगर निवास है तो वो कहाँ मिलेगा, और जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस के अंतर्गत इस जनजाति के बारे में बताया हुआ है। कहाँ, पूरे विश्व के अंतर्गत नहीं, यहाँ बताया हुआ है भारत के अंतर्गत, कि भारत के अंतर्गत इस जनजाति का निवास होगा तो वो कहाँ होगा, तो भारत के अंतर्गत ये जनजाति मूल रूप से निवास करेगी, तो जिसमें एक होगा हमारे पास मध्य प्रदेश, एक होगा हमारे पास छत्तीसगढ़, एक होगा हमारे पास झारखंड, एक होगा हमारे पास महाराष्ट्र, एक होगा हमारे पास तेलंगाना, एक होगा हमारे पास उड़ीसा, और इनके अलावा एक होगा तो वो होगा हमारे पास आसाम। यानी ये जो जनजाति है वो मूल रूप से भारत के अंतर्गत इन राज्यों में निवास करती है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, या हम यूं कहते तेलंगाना, उड़ीसा और आसाम, ये जो राज्य विशेष है, इन राज्यों के अंतर्गत इस जनजाति का मूल रूप से निवास स्थान माना जाता है। अब निवास स्थान के बाद की अगर बातें देखें तो इनके अंतर्गत इनके क्रियाकलाप, कि इनके क्रियाकलाप होंगे, इनकी गतिविधियां होंगी, वो क्या होंगी, कैसी होंगी। तो इनके क्रियाकलापों के अंतर्गत नंबर 1 आता है, वो होता है, ये लोग क्या करते हैं, मूल रूप से कृषि तथा
पशुपालन, क्योंकि जीवन निर्वाह की जहां बात आ गई तो जीवन निर्वाह के लिए ये जरूरी है, तो ये क्या करेंगे, कृषि करेंगे, पशुपालन करेंगे। कृषि की अगर बात हो तो हमने पिछले चैप्टरों में जहां पढ़ा था तो ये भी क्या करते हैं, झूमिंग कृषि करेंगे, जो हमने पिछले चैप्टर के अंतर्गत अच्छे तरीके से पढ़ी थी, जिसको समझा था। यही जो झूमिंग कृषि है, इस झूमिंग कृषि को ही वहां भी हमने अलग अलग नाम पढ़े थे, यहाँ भी इसी झूमिंग कृषि को जब ये करते हैं तो इसे कहा जाता है दीपा या इसे कहा जाता है पेंडा। कि अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत, भारत के अलग अलग राज्यों के अंतर्गत, और इसी झूमिंग कृषि को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो यहाँ झूमिंग कृषि है, उस कृषि को ही दीपा भी कहा जाता है, इसे पेंडा भी कहते हैं। पशुपालन की बात है तो हमने कल भी पढ़ा था या पिछले क्लासों में जहाँ पढ़ा था, कृषि तथा पशुपालन अगर कहीं एक साथ होता है तो उसको हम कहते हैं, वो होता है हमारा मिश्रित कृषि। तो जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है ये क्या करेंगे, कृषि करेंगे। एक तो इनके निर्वाह का आधार ये हो गया कृषि। नंबर 2 की अगर हम बात करें, कृषि के अलावा ये क्या करेंगे, आखेट, या हम यूं कहें ये करेंगे शिकार। किंतु इनका शिकार होता है, वो शिकार क्या है, सीमित होगा, क्योंकि वर्तमान समय में शिकार है वो क्या है, गैर कानूनी है। किंतु फिर भी ये स्वयं की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिकार करेंगे, किंतु इनका शिकार होगा वो शिकार क्या होगा, सीमित होगा। फिर अगर इनकी बात की जाए, इनके वस्त्रों की, तो वस्त्र है तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। वस्त्रों के अंतर्गत ये सीधे सीधे क्या होंगे, सूती वस्त्र पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनेंगे, जिनके अंतर्गत सीधा सा है धोती अगर होगी तो वो तो होगा पुरुषों के लिए, अलग से इनमें कोई नाम नहीं दिया हुआ। धोती होगी तो वो तो पुरुष धारण करेंगे, और साड़ी अगर होगी तो वो साड़ी आएगी, वो होगी महिला के लिए। अलग से इनके लिए बहुत ज़्यादा कोई नाम वगैरह नहीं है, जैसा आपने भील के अंतर्गत पढ़ा था, वहाँ तो अलग अलग नाम थे वस्त्रों के भी। तो यहाँ पर इनके ये वस्त्र हो गए। फिर देखिए इनके अंतर्गत ये आभूषण, हाँ ये आभूषण जरूर पहनते हैं। जिन आभूषणों के अंतर्गत ये उपयोग में लेते हैं, चांदी तथा एल्यूमिनियम। ये चांदी और एल्यूमिनियम से बने हुए जो आभूषण हैं, उन आभूषणों को पहनते हैं। और ये क्या है, दोनों वर्ग यानी पुरुष और महिला दोनों वर्ग है ये आभूषण पहनेंगे, जिनके अंतर्गत विशेष रूप से चांदी और एल्यूमिनियम से बने हुए आभूषण होंगे। इन आभूषणों को ये पहनेंगे। इनमें भी इनकी खास बात होती है, गोदने गुदवाना, और ये कार्य करेंगे मूल रूप से महिलाएं। यहां गोदने का मतलब होता है, आज के समय में जैसा एक ट्रेंड चलता है शरीर के ऊपर टैटू जैसा बनना, तो वैसी जो कोई अपनी कलाकारी होगी इस प्रकार से शरीर के ऊपर उभरे हुए जैसे जो भाग बनते हैं, उन भागों को कहा जाता है, वो कहलाते हैं गोदने। तो यहाँ महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं शरीर के ऊपर गोदने गुदवाने का काम मूल रूप से करेंगी। तो यहाँ ये इनका एक विशेष हो गया, जो हम कह सकते हैं इन आभूषणों के अंतर्गत आएगा। फिर बात आती है इनके मकानों की। तो मकान वैसे ही होंगे, ऐसा ऐसे झोंपड़ियां वगैरह वैसे बने होंगे, किंतु इन मकानों को कहा जाता है, तो ये कैसे होते हैं, नगले। अथवा पल्ली। अब ये नगले जो पल्ली होते हैं, आगे आपके चैप्टर जब आएंगे तो उनके अंतर्गत आपके जो आवास है, मकान है, या जो भी अधिवास होंगे, उनके अलग अलग प्रकार होंगे।
तो नगले या पल्ली का मतलब होता है ऐसा कोई समुदाय जिसमें 8, 10, 15 घर हों, उन घरों का समूह है, किंतु वो थोड़ी थोड़ी दूरी दूरी पर फैले हुए हैं, बहुत ज़्यादा साथ साथ में नहीं होंगे, सघन नहीं होंगे, थोड़े थोड़े दूरी पर अंतराल पर बने होंगे। दूसरी बात है, आपने जब ये पढ़ा है तो ये मूल रूप से कहाँ निवास करेंगे? पहाड़ी भागों पर, और पहाड़ी भाग होंगे, ढाल होंगे, तीव्र खड़े ढाल वाला भाग होगा, तो वहाँ पर जो मकान बनाए जाएंगे वो 1-1, 2-2 या 5, 7, 10 के समूह में बनेंगे, फिर दूसरे अंतराल पर दूरी पर मकान देखने को मिलेंगे। ऐसा जो समूह होता है उस समूह को कहा जाता है नगले या पल्ली कहा जाता है। तो यहाँ पर इनके मकान होंगे वो नगले या पल्ली के रूप के अंतर्गत छितरे हुए दिखाई देंगे पहाड़ी ढालू भागों के ऊपर। ये इनका नंबर 5। नंबर 6 की अगर हम बात करें तो इनके धार्मिक संस्कार। तो धार्मिक संस्कारों की अगर बात हो तो संस्कारों के अंतर्गत क्या होगा? सीधी सी बात है, ये भी समाज हमेशा क्या होगा? पितृवंशीय होगा, पिता की यहां प्रधानता मिलेगी। मूल रूप से ये क्या होंगे? अधिकांश हिंदू धर्म को मानने वाले होंगे, तो हिंदू धर्म से इनका संबंध मिलेगा। रीति रिवाजों की बात होगी तो इनके अंतर्गत मिलेंगे विवाह प्रथा होगी। विवाह के अंतर्गत हमने जैसे चर्चा की थी भील के अंतर्गत, वैसे ही विवाह यहाँ भी देखने को मिलेंगे, जिनके अंतर्गत हम कह सकते हैं अपहरण विवाह, विनिमय विवाह, देवर विवाह या विधवा विवाह, ऐसे जो विवाहों की प्रथा है वो विवाह प्रथा यहाँ देखने को मिलती है। फिर अगर देखें तो ये देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, ये देवी देवताओं के अंतर्गत विश्वास करेंगे। देवी देवताओं की बात होगी तो ये भगवान शिव को मानते हैं तथा शीतला माता या फिर यूं कहें छोटी माता, इनकी ये आराधना करते हैं, इनकी ये पूजा करते हैं। तो यहाँ पर इनके अंतर्गत इनके देवी देवता है तो इनके अंतर्गत विशेष है, तो ये भगवान शिव की आराधना करेंगे, शीतला माता की पूजा करते हैं, छोटी माता की आराधना करेंगे, तो इनकी ये भक्ति भावना होगी। अंधविश्वासों की जहाँ बात आती है या जादू टोने की बात आती है, भूत प्रेतों की बात आती है, तो वो तो स्वाभाविक सी बात है। ऐसा अगर कोई समुदाय होगा तो उनके अंतर्गत वो चीज़ें देखने को जरूर मिलती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं अंधविश्वासों के अंतर्गत विश्वास करते हैं। अब बात आती है इनके अंतर्गत कुछ और खास बातें, इनमें कुछ और खास बातें आती हैं जिनको हम अन्य में ले लें या कैसे भी ले लें। अन्य में या विशेष होगा तो इनमें क्या होता है? इनके अंतर्गत होता है एक गांव का मुखिया। जो गांव का मुखिया होता है उस गांव के मुखिया को कहा जाता है पटेल। कि यहाँ जो गांव है, गांव का मुखिया होता है वो कहलाता है पटेल। और आपने जब भील पढ़ा था तो भील के अंतर्गत गांव का जो मुखिया था वो कहलाता है गमेती। तो यहाँ ये पटेल है या इस पटेल को ही कहा जाता है मुखादम। तो यहाँ गांव का जो मुखिया हो गया उसको हम पटेल कहेंगे या उसको कह सकते हैं वो कहलाएगा मुखादम। गांव का जो चौकीदार होगा, गांव का जो चौकीदार होता है उस चौकीदार को कहा जाता है, वो कहलाता है कोतवार। वो कहलाता है कोतवार। फिर होता है यहां पर जो पुजारी होता है, इस पुजारी को यहां कहा जाता है तो वो पुजारी कहलाता है देबारी। यहाँ का जो पुजारी है उस पुजारी को कहा जाता है देवबारी। तो यहाँ पर ये हो गए। भील के अंतर्गत आपने पढ़ा था तो कहीं ना कहीं झाड़ फूंक करने वाला था तो वो था तो भोपा था। और यहाँ धार्मिक संस्कारों की जहाँ आपने बात की थी तो वहाँ पर आपने कहीं ना कहीं नाम पढ़ा था भगत पढ़ा था। गांव का जो मुखिया था उस मुखिया को वहाँ हमने पढ़ा था तो वो कहलाया था गमेती था। वहाँ जो गाँव का जो छोटा भाग था, समूह था, उसको हमने कहा था फला कहा था। बड़ा जो हिस्सा था, बड़ा जो भाग था, उसको हमने कहा था पाल कहा था। अन्य के अंतर्गत ये बातें हैं। इनके अलावा भी अगर देखें तो और भी कुछ मिलता है, वो देखिए। जब ये मकान बनाते हैं,
जब ये मकान बनाएंगे तो उन मकान के निर्माण के बाद कोई न कोई विशेष और उत्सव आयोजन किया जाएगा और उस दौरान कहीं न कहीं मुर्गे अथवा बतख की क्या दी जाती है, बलि दी जाती है। यानी ये इनके रीति रिवाज है और ये माना भी जाता है, या हम पढ़ते हैं तो ये माना जाता है प्रारंभिक समय में, पुराने समय के अंतर्गत ये मुर्गों की आपस में लड़ाई करवा के और मनोरंजन करते थे। यानी ये इनका एक देखने के लिए एक प्रकार से मनोरंजन या प्रतियोगिता होती थी जिसमें ये मुर्गों को आपस के अंतर्गत लड़वाते थे, जिससे काफ़ी सारा समुदाय था, इनके लोग थे, वो बैठ के एक मनोरंजन का कार्य करते थे। तो यहाँ पर ये इनके निवास जैसे ही बनेंगे, जैसे ही गृह प्रवेश होगा, उस दौरान जो आयोजन होगा, इस समय के अंतर्गत ये मुर्गे या बतख की क्या करेंगे, बलि देंगे। वर्तमान समय, और वर्तमान की जहां बात आती है तो प्रत्येक जो जनजाति होती है वो कहीं ना कहीं जैसे जैसे नवीनतम तकनीकें हैं, नवीनतम समाज है, वर्तमान की सभ्यता है, संस्कृति है, उसके संपर्क में आता है तो स्वाभाविक सी बात है उसमें धीरे धीरे सुधार होना या परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। कि सुधार होगा, परिवर्तन होगा, धीरे धीरे कुछ न कुछ नया सीखेंगे, नई नई तकनीकें सामने आएंगी, लोगों से आपस में मिलना जुलना होगा, लोगों के व्यवसाय क्रियाकलाप है उनके बारे में जानेंगे, उनको धीरे धीरे ग्रहण करेंगे और उन्हीं को आधार मानते हुए और धीरे धीरे आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। तो इनके अंतर्गत भी ये धीरे धीरे दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे वर्तमान की सभ्यता संस्कृति से संपर्क में आ रहे हैं, परिचित होते जा रहे हैं, तो अपने जो पुराने जो परंपरागत जो तौर तरीके थे उन तौर तरीकों में धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ये सुधार कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, इनकी अर्थव्यवस्था, इनका जो जीवन का स्तर है उसमें भी धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई दे रहा है, या हम कह सकते हैं सुधार नजर आ रहा है। तो ये इन जनजाति की इसकी एक मूल विशेषताओं के अंतर्गत ये सारी बातें। अब इनको एक बार के लिए अगर देखें तो क्या क्या थे वो आप एक बार देखो, सारा का सारा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमने पढ़ा है मूल रूप से गौड़ जनजाति कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की बुक, और उस बुक के अंतर्गत सेकंड चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा था विश्व में प्रमुख जनजातियां, एस्किमो, बुशमैन, भील, गोंड। गोंड हमारी यहाँ लास्ट के अंतर्गत चौथी है। तो इस गोंड के लिए हम कह रहे हैं कि इस गोंड का संबंध है तो एक शब्द है खोंडा, और खोंडा का अर्थ होता है पहाड़ी। यानी कहने के लिए बिल्कुल सीधी सी बात कह दी जाए कि ये जो लोग होंगे वो मूल रूप से पहाड़ी भागों पर निवास करेंगे। दूसरी बात है तो इस जनजाति को कहें तो विश्व में काफ़ी बड़ा एक जनजातीय समूह मानी जाती है। हमारे लिए जरूरी है, इसी गोड़ को ही कहा जाता है कोल। ध्यान रखें, इसी गोड़ को ही कहा जाता है कोल या कोई टुर। तो इसी गोड़ है, इसी गोड़ जनजाति को ही कहा जाता है कोल भी कहते हैं, या इसे ही कहा जाता है कोई टूर भी कहते हैं। एक तो ये बात। दूसरी अगर हम देखें तो भारत में इनके निवास स्थान मूल रूप से बताए गए हैं, क्योंकि भारत की लेकर यहाँ चर्चा है, विश्व के अंतर्गत यहाँ कहीं आपके किताब के अंतर्गत नहीं दिया हुआ। भारत में इनका निवास स्थान है तो जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा और आसाम, ये वो राज्य विशेष है जिनके पहाड़ी भागों पर मुख्य रूप से ये गौड़ जनजाति निवास करती है। जब इनके क्रियाकलापों की अगर बात की जाए तो क्रियाकलाप है उनमें जो जो गतिविधियां होंगी, जिसमें एक होगी कृषि तथा पशुपालन। अब कृषि है तो कृषि में हम पढ़ चुके हैं, वही चीज़ें हैं यहाँ, इनको यहाँ रिपीट करने की जरूरत नहीं पूरी कि ये मूल रूप से झूमिंग कृषि करेंगे। और हमने ये पढ़ी है, झूमिंग कृषि थी, कर्तन दहन प्रणाली थी, स्थानांतरित कृषि थी, या उनको फिर अलग अलग नामों से और भी जानते हैं, वो थी। इसी झूमिंग कृषि को यहाँ आपके चैप्टर में दिया हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत इसको दीपा या पेंडा कहा जाता है। जैसा आपके बुक के अंतर्गत मिल जाएगा आपको कि पेंडा का संबंध है, तो पेंडा ये कहलाती है कहाँ, मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत, कि इसी झूमिंग कृषि को और मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत अगर हम कहें तो वहाँ ये कहलाएगी पेंडा कहलाएगी। बाकी प्रक्रिया जो झूमिंग कृषि की है उसको आपको अगर समझना है तो आप इससे पीछे वाली जो क्लास थी भील जो जनजाति थी उसके अंतर्गत इस पूरी प्रक्रिया को आप समझ सकते हो। फिर अगर देखें तो इनके अंतर्गत क्या होगा, कृषि होगी, पशुपालन होगा, और कृषि और पशुपालन जब एक साथ होता है उसको हमने कहा था मिश्रित कृषि।
कृषि के अलावा ये आखेट या शिकार करेंगे। शिकार की बात है तो वर्तमान में शिकार है उस पर अपने कह सकते हैं प्रतिबंध है, फिर भी ये सीमित संख्या में शिकार करेंगे, जिसके अंतर्गत ये जो भी स्थानीय स्तर के इनके पास जो भी उपकरण औजार होंगे, लकड़ी से बने हुए होंगे, लोहे से बने होंगे, जिसमें ये कृषि करेंगे या शिकार के अंतर्गत जिनका उपयोग लेंगे तो उनसे ये शिकार करेंगे। या फिर हम यूँ कहते हैं जहाँ पर भी जल वाला क्षेत्र विशेष होगा वहाँ से ये मछलियाँ वगैरह भी पकड़ेंगे। वस्त्रों की बात है तो इस वस्त्रों में इनमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, सीधा सा है कि ये सूती वस्त्र धारण करेंगे, जिसके अंतर्गत धोती होगी तो वो पुरुषों के लिए और साड़ी की बात होगी तो साड़ी होगी तो वो महिलाओं के लिए। हाँ, इसमें ये थोड़ा सा अलग है, आभूषण, ये आभूषण जरूर पहनते हैं। पीछे की जो जनजातियाँ थी उनके अंतर्गत ऐसा विशेष को ही नहीं आया था। ये चांदी और एल्यूमिनियम से बने हुए जो आभूषण हैं उन आभूषणों को पहनते हैं। ये इनकी खास बात थोड़ी सी यहाँ नजर आती है कि चांदी और एल्यूमिनियम से बने हुए आभूषण हैं, उन आभूषणों को पहनेंगे। और इनमें भी खास है, यहाँ ये गोदना गुदवाते हैं। और कौन गुदवाएंगी? महिलाएं। और गोदने के लिए हमने क्या कहा है? गोदना सीधा सा होता है। आज की जो हमारी जो नवीनतम जो सभ्यता है उनमें जैसे हम कहते हैं शरीर के ऊपरी भागों के ऊपर कहीं भी किसी भी हिस्से पर जैसे टैटू जैसा बना हुआ होता है, उसी प्रकार से जो एक प्रकार की कलाकारी होती है इनके स्थानीय स्तर पर वो होता है। फिर होता है इनके मकान। मकानों के अंतर्गत यहाँ हम कह सकते हैं नगले या पल्ली होता है कि मकान होंगे तो मकानों में एक नगले या पल्ली। हाँ, इनके अंतर्गत एक चीज और है, इनका भोजन। भोजन में क्या इनका स्थानीय भोजन होता है? कोद्दू तथा कुटकी। कोद्दू तथा कुटकी या फिर इस क्षेत्र विशेष के अंतर्गत मिलने वाले स्थानीय स्तर पर कोई भी फल या सब्जियां, और सब्जियां ये ज्यादातर घरों पर भी उगाते हैं। तो यहाँ पर इनका जो भोजन है उस भोजन के अंतर्गत स्थानीय जो भी भोजन है, जो भी अनाज होगा उस अनाज से, और कोद्दू या कुटकी ये ऐसा इनका कोई खाद्यान्न होता है उनको बनाते हैं। और यहाँ पर ये फल और सब्जियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं ग्रहण करते हैं। फिर बात आती है इनके धार्मिक संस्कार। पूरा समाज होगा तो पितृवंशीय होगा, पिता की प्रधानता मिलेगी, ज़्यादातर ये होंगे तो हिंदू धर्म से इनका संबंध मिलेगा। विवाह की बात है तो विवाह प्रथा होगी, अलग अलग प्रकार के विवाह जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे वैसे विवाह प्रथा यहाँ देखने को मिलेगी। ये देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना होगी, शीतला माता की अपने पूजा अर्चना होगी या छोटी माता की पूजा की जाती है। फिर बात होती है तो ये कहाँ सारी की सारी इनमें विशेष बातें हैं। तो यहाँ पर क्या है? अन्य में जैसे यहाँ गांव का मुखिया, जो ये गांव का मुखिया होगा उस मुखिया को यहाँ कहा जाएगा पटेल या इसे कहते हैं मुखादम। अब ये जो ऐसे शब्द आ जाए ना, इनको ध्यान रखना कि यहाँ पर गांव का जो मुखिया बनेगा उस मुखिया को कहा जाएगा पटेल या मुखादम। और गांव में किसी भी प्रकार का कोई आपसी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसका जो अंतिम निर्णय होगा वो ग्राम पंचायत करती है। जो ये थ्योरिकल सी बातें हैं। फिर बात होती है गांव की देखभाली के लिए चौकीदार होगा, वो चौकीदार कहलाता है, उसको कहा जाता है कोतवार। फिर यहाँ पर जो पुजारी होगा, धार्मिक जो संस्कार वगैरह करवाएगा उनके लिए उनको कहा जाएगा, जो पुजारी होगा उसे कहेंगे, वो कहलाता है देबारी। तो यहाँ पर ये इसके बाद था हमारा, तो जब ये मकान बनाते हैं तो मकानों के बनने के बाद जैसे ही कोई विशेष उत्सव आयोजन होता है तो इस दौरान ये मुर्गे या बतख की बलि भी देते हैं। और हमने पढ़ा कि प्रारंभिक समय में, पुराने समय में ये मुर्गों की आपस में लड़ाई करवाते थे, जिससे इनका क्या होता था? मनोरंजन होता था। अब बात है वर्तमान समय की बात है, तो वर्तमान समय में इनमें धीरे धीरे सुधार या परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वर्तमान की सभ्यता संस्कृति के संपर्क में आ रहे हैं तो इनमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, सभी जो जनजातियाँ थी उनमें सबसे ज़्यादा आपके जो कुछ बातें थी ना, तो वो आई थी भील के अंतर्गत। अलग अलग शब्द थे, उन शब्दों का अलग अलग अर्थ था। तो भील जो समुदाय तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा एस्किमो था, उसके अंतर्गत भी कई सारे नाम थे। बुशमैन और जो गोड है उनके अंतर्गत बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी बातें हैं, बस उनको आप ध्यान रखें। ये आपका मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का दूसरा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इन दोनों को अच्छी तरीके से कवर करें। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं वो यही इन्हीं से बनने की संभावना होगी, और इस एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक भी रहेगा। वहाँ पर आप हर कोशिश करें कि आपके जो ये छोटे वाले क्वेश्चन हैं, दोनों चैप्टर जो 4 नंबर आपके बनाते हैं
मैंने स्टार्ट के इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड ये चैप्टर टोटल आपका 4 नंबर का पार्ट कंप्लीट करेंगे। उम्मीद होगी ये जो 4 नंबर हैं वो इन 2 चैप्टर से आपके आधा नंबर भी नहीं कटेगा अगर आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो तो जल्द ही मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक आप स्टडी अपनी कंटिन्यू रखें। एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद।